हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पहला प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, जिसमें मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल काफ़ी पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सो दैट मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बना सकूं, ताकि अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और आप मेरे यूट्यूब चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, और जो भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ बेटा, वो अंत तक देखा करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फिर जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वेक्टर कॉस अल्फा कॉस बीटा आई कैप प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा जे कैप प्लस साइन अल्फा के कैप इज एन नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर इज मैग्नीट्यूड विद 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर इसको मैं वेक्टर ए मान लेता हूँ, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जरा निकालिए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? आप एक काम करिए, यहाँ पे ए का स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लीजिए, फर्स्ट दोनों पार्ट्स में से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा बेटा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1। तो ये आपका कौन सा वेक्टर हो जाएगा? एक यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर होगी बात? तो ये कौन सा वेक्टर होगा बेटा? आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा होगा? सेकंड पार्ट होगा। क्लियर होगी बात? आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज रेशनल देन द ट्रायंगल कैन नॉट बी। ठीक है, मतलब क्या होगा? अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर कोऑर्डिनेट्स के जो वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको क्या है? रेशनल के फॉर्म में दे रखे हैं। रेशनल का मतलब क्या होता है बेटा? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और जहाँ पे क्यू भी क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने मान लिया हमने ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया बेटा x2 y2, ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x3 y3। ठीक है, तो हम जरा यहाँ पे एरिया निकालिए। जरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x2 y2 1, x3 y3 1, x3 y3 1। ठीक है, कोई बात? अच्छा, जब बताइए 1/2 आ गया है, कुछ भी आएगा तो ये क्या आपका रेशनल रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जो भी यहाँ पे एरिया आएगा कौन सा आएगा? रेशनल आएगा। बट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? बट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब यहाँ पे √3 क्या होता है आपका? इरेशनल नंबर होता है कि नहीं? √3 क्या होता है आपका? इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल को अगर साइड मान लो रेशनल है, तो इरेशनल इंटू रेशनल कितना होता है बेटा? इरेशनल होता है। ठीक है, इरेशनल इंटू रेशनल कितना होता है आपका? इरेशनल होता है। ठीक है, तो अच्छा बताइए ये हमेशा ऑलवेज आउटपुट इसका क्या होगा? इरेशनल आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या बोला है इसमें? अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या होंगे? सारे रेशनल हो जाएं, ठीक है, तो वो ट्रायंगल कौन सा नहीं हो सकता है? इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यार इक्विलेटरल होगा तो क्या हो जाएगा? आपका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इरेशनल होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ट्रायंगल कौन सा नहीं हो सकता है? इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। क्लियर होगी बात? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ बेटा कि जो भी हम लोग एक
क्वेश्चन सीरीज मतलब जो भी ये प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपका नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोशिश करिए ये जो वीडियोज़ में जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, वीडियो पॉज करके एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। अगर सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप वीडियो स्टार्ट करके आप देखिए। ठीक है, एक बार अपने आप से पहले सारे क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि ए बी सी आर इन जीपी देन बी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी प्लस बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू। ठीक है बेटा, तो ए बी सी क्या है, जीपी में है। ए बी सी किस में है आपका, जीपी में है। ए बी सी जीपी में है, तो अगर ए आपका ए है तो बी किसके बराबर हो जाएगा, ए आर के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हमने मान लिया। और सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। रख दो आप, जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या रख दो, ए आर रख दो। तो ए आर माइनस ए अपॉन बी कितना हो जाएगा बेटा, ए आर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, ए आर प्लस ए अपॉन ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, ए टाइम्स आर माइनस 1 अपॉन ए आर टाइम्स 1 माइनस आर प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, ए टाइम्स आर प्लस 1 अपॉन ए आर टाइम्स 1 प्लस आर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस टाइम्स आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आंसर इसका 0। क्लियर होगी बात, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। इसका आंसर हो जाएगा 4th पार्ट। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब जरा बताइए यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी दे बोला है, ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगी और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब आपको पता होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही तो होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कितना दे रहा है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कि नहीं है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा बेटा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे टॉपिक के क्वेश्चंस में कवर करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस होंगे जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मतलब एनडीए चाहे डिफेंस का जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें आने के 100% चांसेस हैं बेटा, मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, आपके ताकि सारे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, 5th क्वेश्चन में आइए। इन बाइनोमियल probability distribution mean is 3 and standard deviation is 3/2 then value of p is। अच्छा ये बताइए यहाँ पे मीन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है बेटा, मीन इक्वल टू होता है एनपी। एनपी कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, दूसरा क्या होता है बेटा आपका, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। एन पी क्यू कितना दे रखा है बेटा, 3/2। तो यहाँ से बताइए यहाँ पे हम लोग एन पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 9/4 होगा, 9/4। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे Q की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे एन पी की वैल्यू 3 रख दूँ। एन पी की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, पहली क्वेश्चन में जरा बताओ, यहाँ पे एन पी क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, 9/4, एन पी दे रखा है 3, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9/3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9, ये कितना आ गया 3/4। हमें क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है P प्लस क्यू इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से P की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 1 - 3/4। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, 1/4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। दैट इज फर्स्ट पार्ट। क्लियर हो गई बात। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन का फॉर्मूला होता है एनपी इक्वल टू कितना होता है, एपी, मीन का मतलब एनपी होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ एनपी क्यू। ठीक, और एक आपका कौन सा फॉर्मूला होता है, P प्लस क्यू इक्वल टू 1। बस ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें, फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है क्या कि इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a इज k टाइम्स डिटरमिनेंट्स ऑफ a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छे बताइए जरा, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ 3a कितना दे रखा बेटा, k टाइम्स डिटरमिनेंट्स ऑफ a दे रखा है, दे रखा है। अच्छा, तो अब आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होगी, क्या पता है, डिटरमिनेंट ऑफ k, अगर k आपका 3x3 का मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ a हो जाएगा, होगा। दैट इक्वल्स टू हो जाएगा k टाइम्स डिटरमिनेंट्स ऑफ a। ठीक होगी बात।
अच्छा, तो यहाँ पे जरा कंपेयर करिए, तो यहाँ पे के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 3 का क्यूब, के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 का क्यूब मीन्स कितना आ जाएगा इसका आंसर 27। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ पार्ट। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, फोर्थ पार्ट। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब इसमें से बताना है आपको कौन सा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अच्छा बताइए क्या लिखा है बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखूँ तो क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये आपका क्या सेकंड डिग्री की इक्वेशन है क्या, नहीं है, गलत। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बेटा dy बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ये तो लिखा है डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो होगा कितने ऑर्डर का होगा, ऑर्डर इसका कितना होगा, 2 होगा। क्लियर होगी बात। यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कितना है आपका, सेकंड पार्ट है। क्लियर होगी बात। बोला है ना कि इसमें द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जितनी बार डिफरेंशिएट क्या होगा वही तो वो ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ऑर्डर इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड पार्ट में है जो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 2। क्लियर होगी बात। जिसका आंसर कितना हो गया, सेकंड पार्ट। डोमेन देखिए, इसमें बोला कि डोमेन निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 में, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू। अच्छा, मतलब डोमेन का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइंड, ये तो होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइंड, मतलब एक्स की वो सारी वैल्यू कलेक्ट करना है जिसके लिए क्या हो रहा है, फंक्शन आपका डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे बताइए जरा, यहाँ पे मॉड लगाया ना, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे सबके लिए डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, एक्स वैल्यू आप कुछ भी रखोगे सबके लिए डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो कितना होगा बेटा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका डोमेन कितना होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा इधर बताइए, इसी क्वेश्चन में अगर रेंज की बात किया होता, रेंज निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, रेंज 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 का रेंज। ठीक है, तो अच्छी चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर एक्स के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होता है उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है बेटा, हमेशा 0 से इन्फिनिटी होता है। याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। कभी भी अगर मॉड के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ हो, ठीक है, तो उसका रेंज कितना होता है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, तो अच्छे बताइए यहाँ पे। चलिए सबसे पहले क्या किया हमने, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 का रेंज निकाल लिया। मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 का रेंज कितना होगा बेटा, 0 से इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे 0, इनक्वलिटी के डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस 5 ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी। 2 इसमें ऐड कर दें, 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब इसका रेंज मैं बोल सकता हूँ, रेंज कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो रहा है, 2 से छोटा हो रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से कितना हो जाएगा बेटा, 2। क्लियर होगी बात। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2। क्लियर है, आई होप सबको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि इफ n इक्वल्स टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल्स टू n, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला कितना होता है बेटा, 2 की पावर mn माइनस 1। क्लियर होगी बात। इसका डायरेक्टिव फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर mn माइनस 1। क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन जरा देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8 एंड इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय -2 देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द न्यू सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी। क्लियर होगी बात, क्या क्वेश्चन बोला है। तो देखिए आप, अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर मैं बोलूं यहां पे इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय -2, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय -2 देन न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन will also get divided by सेम नंबर। ठीक है बेटा, तो जो नया स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, सेम नंबर से डिवाइडेड होगा। दैट मीन्स मैं बोलूँ सकता हूँ क्या कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 8/-2। दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, -4। क्लियर होगी बात। तो ये थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, एग्जाम तक, ठीक है, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पास्कल ला लगेगा। पास्कल ला इसमें देखिए फार्मूला क्या लगता है बेटा,
एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन प्लस वन सी ऑफ आर। नीचे जो सबसे मैक्सिमम होता है, आर और आर माइनस वन में मैक्सिमम क्या है, आर है, तो ये फॉर्मूला ये होता है। एक फॉर्मूला होता है बेटा एन सी आर प्लस वन, ये कितना हो जाएगा बेटा, एन प्लस वन सी ऑफ आर प्लस वन। ठीक है, दोनों में एन सेम होना चाहिए। तो अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन जरा देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन को जरा देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला है एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर माइनस वन प्लस 2 टाइम्स एन सी आर को मैं लिख दिया बेटा एन सी आर प्लस एन सी आर, लिखता हूं कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा बताइए जरा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करिए, एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर कितना हो जाएगा बेटा, एन प्लस वन सी ऑफ आर प्लस वन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एन प्लस वन सी ऑफ आर होगा कि नहीं। ठीक है, दोनों में ऊपर एन प्लस वन सेम हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, एन प्लस टू सी ऑफ आर प्लस वन। नीचे सबसे मैक्सिमम क्या है, आर प्लस वन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, एन प्लस टू सी ऑफ आर प्लस वन। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। आप देखिए दोनों फार्मूले अप्लाई करके देखिए, यही फार्मूला अप्लाई हुआ है, एक ये हो गया, एक ये फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पास्कल लॉ इसको बोलते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन किसके बराबर होता है बेटा, एन प्लस वन सी ऑफ आर के बराबर होता है, और एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन किसके बराबर होता है बेटा, एन प्लस वन सी ऑफ आर प्लस वन के बराबर होता है। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है इसमें, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर 113226, 113226, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन कितनी बार 1 रिपीट किया है, 2 बार, और कितनी बार 2 रिपीट्स किया है, 2 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 720 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 2, 360 अपॉन 2 करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा वो बेटा 180। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 180। क्लियर होगी बात। तो ऐसे 180 डिजिट्स 180 नंबर्स बनाए जा सकते हैं जिनके क्या होने चाहिए, जो कंडीशन बोला है, जो आपके 6 डिजिट के नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके आने का 100% चांसेस है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बोला ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू बी अपॉन कॉस बी इक्वल्स टू सी अपॉन कॉस सी, देन ट्रायंगल ए बी सी इज, कौन सा ट्रायंगल होगा। ठीक है बेटा, तो अब जरा बताओ यहाँ पे क्या लिखा है आपका, ये ए अपॉन कॉस ए लिखा है, इक्वल्स टू बी अपॉन कॉस बी लिखा है, इक्वल्स टू सी अपॉन कॉस सी लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे, अच्छा आपने साइन रूल का भी नाम सुना होगा। साइन रूल क्या होता है बेटा, साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, जरा दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10a इक्वल्स टू 10b इक्वल्स टू 10c, होगा कि नहीं होगा, डिवाइड करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 10a 10b 10c, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब 10a 10b 10c इक्वल होंगे, इसका मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, बोल सकता हूँ। तो अच्छे ही बताइए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी और सी तीनों एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब ट्रायंगल क्या होगा बेटा, इक्विलेटरल होगा। क्लियर की बात। तो कौन सा ट्रायंगल होगा बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान दे लीजिएगा, एक बार इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 में बोलिए, देखिए क्या लिखा है, लेट एफ एक्स भी जाए इतना, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो देखिए बेटा कंटिन्यूटी का क्या होता है, अगर कोई फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या होनी चाहिए बेटा, डिफाइंड होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरा लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए उस पॉइंट पे सेम होनी चाहिए, तब जाके वो फंक्शन क्या बोला जाएगा, उस पॉइंट पे क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस है। तीनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से बताइए जरा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी हो जाएगी बेटा, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू 1 प्लस 1 होगा, दैट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 कितना हो जाएगा, x प्लस ए कर लीजिए, बात बराबर है। ठीक है, x प्लस ए करेंगे तो भी क्या है, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस ए मीन्स एक्स को 1 रखिए, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, a प्लस 1 इक्वल्स टू ए प्लस 1, ये दोनों इक्वल आ गया।
तो दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या आप बता सकते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ए की वैल्यू आप कुछ भी रख दें, सबके लिए क्या होगा बेटा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे ए के वैल्यूज के लिए क्या होगा बेटा? फंक्शन हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर होगी बात? तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तभी होता है जो फंक्शन पे उस पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफाइंड होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा? फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तब जाके फंक्शन क्या होगा? उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तीनों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन फेल किया तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। बोला कि इफ अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स। सारे एक्स की वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको ये क्या करना है? एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है। बेटा एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो तो जरा, इसको डिफरेंशिएट करो। तो इसको डिफरेंशिएट करो कितना हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? 2x, दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? 3x/2 होगी, x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एफ डैश ऑफ 4 निकालना है। एफ डैश ऑफ 4 का मतलब x की वैल्यू क्या रखोगे? 2, तो 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल कितना हो जाएगा? 3। दैट मीन्स एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? थर्ड पार्ट, दैट इज 3। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा, आपके लिए भी होगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको पर डे कम से कम 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता रहूँगा। हो सके तो मैं 2 वीडियोस भी पर डे निकालूंगा, ताकि एक दिन में आपको 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास जो भी टाइम बचा हुआ है एनडीए एग्जाम के लिए, चाहे नेवी AASSR के लिए, ठीक है, तो आपको कम से कम मैं 1000 to 1500 क्वेश्चन में आपको आराम से प्रैक्टिस करा दूँ, ताकि कम से कम नहीं कुछ तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सारे के सारे मैच कर जाएं पेपर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही मेरे वीडियो से बने रहिए आप लोग। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।